तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और बहुत ऊंचाई तक पहुँचते रहेंगे। अगर नहीं भी पहुँच रहे हो, बहुत जल्द पहुँचोगे। खुद पे मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। मैं आपका सिनेमा बॉय प्रेजेंटिंग माय चैनल टू यू। चलो ना फिर शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखते जा रहे भाई, ये बोला ना कोई एंटरटेनमेंट की रिगार्डिंग नहीं है, कोई एजुकेशन की रिगार्डिंग नहीं है। ये आज हम देखते जा रहे भाई एक जो सबसे डार्क बोलते ना डार्क टाइम जो चल रहा मणिपुर में भाई, उसके रिगार्डिंग देखने जा रहे। मैं चाहता हूँ कि इसके रिगार्डिंग बहुत यंगस्टर्स को अवेयर करूँ, क्योंकि बहुत लोग अभी भी पता नहीं है भाई मणिपुर में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन गुजर रहा है, और बहुत लोगों को पता भी तो आधा अधूरा बातें बताए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे मेरा वीडियो निकालने का मेन मकसद यही है कि लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको बता पाओ कि भाई इसका कितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है भाई मणिपुर का। लोग कितने ज़्यादा मतलब ना इतना ब्रूटल बन रहे, एक ना कसम से बोल रहा हूँ, ये लोग ख़त्म कर देंगे भाई, पूरा का पूरा मणिपुर ख़त्म कर देंगे। आप प्लीज़ मेरे साथ ये लास्ट तक बने रहना। तो मेरा ये मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये वीडियो बड़ा होने वाला है, और बड़े के साथ ये बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्म कराएगा कि ना मणिपुर में क्या चल रहा है, और उसके बाद आपको बताएगा कि भाई वहाँ के लोग किस तरह सिचुएशन से गुजर रहे। बहुत ही बुरी तरह भाई, बहुत ही बुरी तरह। तो मैं बस चाहता हूँ कि आखिर तक बने रहे, बस आखिर तक बने। अगर आप मतलब मणिपुर की जो वायलेंस चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हो तो आखिर तक बने रहो भाई, आखिर तक बने रहो। तो चलो मेरे भाई और उनकी बहनों शुरू करते। बहुत बुरी तरह यार, बहुत बुरी तरह बोलता ना। अभी आर्मी वाले की मतलब वाइफ थी, मेरा दोस्त बोल रहा था, तो ये उनको नंगा घुमा रहे, नंगा। सोचो इतना ज़्यादा बढ़ गया भाई, नंगा घुमा रहे। हमारे देखे क्या कर रहे भाई, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे, नंगा घुमा रहे, नंगा भाई, नंगा। क्या ये जीत पाकर भी जीत है क्या भाई? किसी की कोई जीत पाएगा कैसा कर दे? चलो फिर शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। मणिपुर में पिछले 2 महीनों से वायलेंस हो रहा है। जो वायलेंस 3 मई को शुरू हुआ वो अब जुलाई के महीने तक खत्म ही नहीं। सोचो ना, इतने महीने से चल रहा, क्या कर रहे पॉलिटिशियन में, क्या कर रहे? मैं रुकूंगा नहीं, आप देखो पूरा वीडियो। हुआ जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे तो अलेजेडली उन पर ग्रेनेड अटैक प्लान किया गया, जो एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं कि पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा थी। एक मिनिस्टर का घर मॉब ने जला दिया। शहरों के बीच ऐसे ट्रेंचेस बनाकर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। चलिए जानते हैं कि मणिपुर में अब तक लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश क्यों नहीं हुआ, और क्यों मणिपुर भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम भारत के इम्पोर्टेंट मुद्दों पर एक आसान भाषा में वीडियो बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, मणिपुर का इतिहास। 3 मई से लेकर आज तक हर दिन मणिपुर से नए वायलेंस की न्यूज आ रही है। 4 जून को इम्फाल में एक एम्बुलेंस को जला दिया गया, जिसमें मां और उसका 7 साल का बेटा दोनों मारे गए। 29 जून को कुकी और मीटी दोनों ग्रुप्स के घरों में आग 60 लोगों को मार दिया भाई, लगाई गई। अब सिचुएशन और टेंस इसलिए है क्योंकि चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में डेविड थिक नाम के एक इंसान को ब्रूटली बिहेड किया गया। साथ ही साथ 3 मीटी लोग भी मारे गए। एक इंसिडेंट्स को कवर करने चाहेंगे तो शायद ये पूरा वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। हमने मणिपुर वायलेंस के बारे में एक वीडियो बनाया। अगर आप सिर्फ वायलेंस का एक प्रॉपर रिकैप चाहते हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड आप ये वीडियो पहले देखें। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कोई भी वायलेंस अचानक से नहीं होता। वायलेंस के रीजन समझने के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मणिपुर का पॉपुलेशन एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जहाँ 3 मेजर कम्युनिटीज के बारे में समझना इम्पोर्टेंट है। मीती कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी। इन 3 कम्युनिटीज के बीच आज क्लैशेस हो रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी कहानी की शुरुआत दोस्ती से हुई थी। कैसे? चलिए समझते हैं। बात है 1762 की, जब ब्रिटिश भारत में अपना कंट्रोल जमा रहे थे। तब मीटी कम्युनिटी के लोग मणिपुर में राज कर रहे थे और उन्हें दोनों साइड से खतरा था। नागा ट्राइब के लोग बॉर्डरिंग एरियाज में उन पर अटैक्स करते थे, और म्यांमार यानी बर्मा से भी उनके राज पर हमला हुआ करता था। इनसे प्रोटेक्शन के लिए मणिपुर के राजा जयसिंह ने ब्रिटिशों के साथ एक डील की। उनसे
प्रोटेक्शन में हेल्प मांगी। अब आप ही सोचिए, क्या ब्रिटिश खुद सूट बूट पहनकर मीती लोगों की मदद करने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक नई आइडिया अपनाई। उन्होंने एक नई ट्राइब को यहाँ इंट्रोड्यूस किया और उन्हें म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर्स में बसाया। ये थी कुकी ट्राइब। Okay. सोचिए कितनी स्ट्रेंज बात है कि आज जिन कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस हो रहे थे वो एक जमाने में एक दूसरे की मदद करने के लिए एस्टैब्लिश हुए थे। 1826 में फर्स्ट बर्मा वॉर खत्म हुआ और ब्रिटिश जीत गए और उनके हाथ मणिपुर आ गया। ब्रिटिशों ने यहाँ एक प्रोटेक्टरेट सिस्टम एस्टैब्लिश की, यानी मणिपुर में राजा तो हुआ करता लेकिन सारे डिसीजंस ब्रिटिश लेते। 1891 में ब्रिटिशों ने एक 5 साल के बच्चे को राजा बना दिया और उसके थ्रू मणिपुर को रूल करने लगे। लेकिन मणिपुर एक रिमोट एरिया है और कितनी भी कोशिश करे पूरे मणिपुर पर कंट्रोल करना ब्रिटिशों के लिए भी पॉसिबल नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने मणिपुर को बांट दिया। कुकी और नागा ट्राइब्स को मणिपुर के सेंटर से दूर फॉरेस्ट में पुश कर दिया और मीटी लोगों को सेंटर में रहने दिया। पहले वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिशों को इंडियन सोल्जर्स की जरूरत थी और तब ब्रिटिश उन्हीं राजा महाराजाओं के पास जाने लगे जिन्हें उन्होंने गद्दी पर बिठाया था। यहाँ नागा ट्राइब ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया लेकिन कुकी ट्राइब ने नहीं। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश ने इंडियन आर्मी को मणिपुर भेजा और उन्हें कुकी ट्राइब से लड़वाया। इससे कुकी ट्राइब फॉरेस्ट और हिली एरियाज में और अंदर चली गई। ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मीटी ट्राइब के लोग सेंटर में है, अर्बन एरियाज में रहते हैं और इन टोटल मणिपुर के पॉपुलेशन का 53% बनाता है, लेकिन रहते सिर्फ 10% लैंड में ही है। ऑन दी अदर हैंड कुकी ट्राइब के लोग 28% है और वो बाकी बचे 90% फॉरेस्ट लैंड में बिखरे हुए हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो मणिपुर का फ्यूचर क्या होगा इस पर डिबेट शुरू हुई और वो आज के न्यूज रूम जैसी डिबेट नहीं थी, एक वायलेंट डिबेट थी। नागा ट्राइब के लोगों को अपना अलग देश चाहिए था, कुकी ट्राइब के लोगों को अलग देश नहीं लेकिन एक अलग स्टेट चाहिए था और मीटी लोगों को अपने आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर के लिए प्रोटेक्शन चाहिए था। और इन तीनों डिमांड्स को तब भारत सरकार ने इग्नोर कर दिया। मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी बना और किसी को भी जो चाहिए था वो नहीं मिला। कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास गया जो मणिपुर से 2500 किलोमीटर दूर थी। मणिपुर स्टेट 1972 में बना। पॉलिसीज बनाते समय नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स की तरह मणिपुर का इतिहास और मणिपुर के लोगों का फ्यूचर दोनों ही इग्नोर हुए। चैप्टर 2 कॉन्फ्लिक्ट्स का रूट कॉज। अब तक हमने मणिपुर के इतिहास के बारे में जाना, ये समझा कि इन 3 कम्युनिटीज की शुरुआत कैसे हुई, कुकी कम्युनिटी फॉरेस्ट में क्यों और कैसे चली गई और हिस्टोरिकली कैसे इन तीनों कम्युनिटीज के अलग अलग डिमांड्स रहे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में रिलीजन के बारे में बात करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मणिपुर का इशू समझने के लिए रिलीजियस एंगल समझना इम्पोर्टेंट है। मीटी कम्युनिटी के लोग ज्यादातर वैष्णवाइट हिंदूज हैं और नागा और कुकी ट्राइब के लोग क्रिश्चियंस हैं। पार्टीशन के दौरान कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदूज है और रिलीजियस एंगल समझना इम्पोर्टेंट है। मीटी कम्युनिटी के लोग ज्यादातर वैष्णवाइट हिंदूज है और नागा और कुकी ट्राइब के लोग क्रिश्चियंस है। पार्टीशन के दौरान कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन भी मणिपुर का हिस्सा बना। डेमोग्राफी का रिलीजन यहाँ इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंडर मीटी पॉपुलेशन के लोगों को फॉरेस्ट में जाकर लैंड खरीदने की परमिशन नहीं। ऑन दी अदर हैंड फॉरेस्ट में रहने वाले नागा और कुकी ट्राइब के लोगों को वैली एरिया यानी इस 10% एरिया में आकर लैंड खरीदना पॉसिबल है। गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में मीटी ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, वेरएस कुकी एंड नागा ट्राइब के लोगों को मिलता है। इसका सीधा कनेक्शन ट्राइब्स के शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड होने की वजह से। मीटी लोग कहते हैं कि सिर्फ हम हिंदू हैं और हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पर रूल किया करते थे, इस वजह से हम पर ये इनजस्टिस क्यों? इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारा कल्चर, हमारी भाषा धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया से ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम सिटीज में आ रहा है। चैप्टर 1 में हमने जाना कि कैसे ब्रिटिशों के मिसमैनेजमेंट की वजह से मणिपुर का पॉपुलेशन जियोग्राफी में डिवाइड हुआ। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने कल्चरली भी मणिपुर को तोड़ने की कोशिश की। 1894 से क्रिश्चियन मिशनरीज मणिपुर के ट्राइबल एरियाज में आते गए और उन्होंने अपना रिलीजन फैलाया। 1901 के सेंसस में मणिपुर में 8% क्रिश्चियन हुआ करते थे और ये नंबर बढ़कर 1991 में 34% तक पहुंच गया। माना जाता है कि ये पॉपुलेशन 2021 तक 45% हो गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी लोगों को अपना रिलीजन फैलाने का फ्रीडम देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिलीजन की वजह से इन तीनों ट्राइब्स में एक गैप बढ़ता जा रहा है। आज भी क्लैशेस में चर्चेस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जलते हैं और इनसे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। ऑफ कोर्स यार, किसी का भी मंदिर जलेगा तो किसी को भी दुख होगा, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। और लोगों की हिम्मत कैसे होती है भाई वो मंदिरों को जलाने की? भाई तुमको जाकर उधर के जाए भाई, उधर के तुमको अपना शक्ल दिखाना है, क्या पता होगा कि भाई तुम झंडे गाड़ गए? वो शर्म होना चाहिए भाई, उनको शर्म। ये चार्ट देखिए, से शर्म होना चाहिए, शर्म। और रिलीजियस डिविजन्स और तनाव इन नंबर से साफ दिखते हैं।
पता चलता है कि कैसे जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं वहाँ क्रिश्चियंस नहीं रहते Okay. और जहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं वहाँ हिंदूज नहीं रहते। कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज पावर से रिलेटेड है। एक डेमोक्रेसी में पावर को एडजस्ट किया जाता है ताकि किसी एक ग्रुप के पास हद से ज्यादा पावर ना हो। जैसे Okay. हमने देखा कि ज्योग्राफिक पावर ट्राइबल लोगों के पास है, वैसे ही पॉलिटिकल पावर मीटी लोगों के पास है। असेंबली के 60 में से 40 सीट्स में मीटी मेजोरिटी है। Okay. ट्राइबल लोग आर्ग्यू करते हैं कि आपको और रिजर्वेशन की क्या जरूरत। ऑन दी अदर हैंड मीटी कम्युनिटी से कंप्लेंट आती है कि फॉरेस्ट एरिया में लैंड एनक्रोचमेंट होता है, यहाँ पर इलीगली ओपीएम उगाया जाता है, जिससे मणिपुर में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ता है। चैप्टर 3, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 महीने हो गए, वायलेंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बाप रे, कैसा चल रहा है देखो पूरा का पूरा। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 महीने हो गए, वायलेंस बाप रे, हाय रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मीटी और कुकी दोनों कम्युनिटी के लोग सरकार को ही ब्लेम करते हैं। हमारे होम मिनिस्टर ने मणिपुर को खुद विजिट भी किया है, इससे आपको सिचुएशन का इम्पोर्टेंस समझ सकता है। इस पूरे इंसिडेंट्स में एक बात हाईलाइट करने जैसी है, मणिपुर में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, यानी सारे इम्पोर्टेंट सप्लाईज बाय रोड आते हैं। वो। कुछ ट्राइबल्स ने अभी तक नहीं। पॉलिटिशियन बन के बहुत लोग बैठे हुए भाई। इम्फाल दिमापुर हाईवे ब्लॉक कर दिया था, तो खाना, दवाई, फ्यूल मणिपुर तक नहीं पहुंच रहा था। ये हाईवे 54 दिनों के लिए ब्लॉक था और अब 2-3 बाप रे, तो खा रहे पिए क्या 3 लोग? दिनों पहले ही ये ब्लॉकेड खुला है। Which brings us to our first point कि नॉर्थ ईस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। Wars are won by logistics। 1962 में हम चाइना से इसलिए हारे क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तब से अब तक लद्दाख में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन आज म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है और मणिपुर म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। दैट मीन्स हमें मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट करना होगा, कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। आज वायलेंस ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स उधर भी इंसान ही रहते भाई। उधर अगर अपन ना वो रिसोर्सेज जो सबसे मेन है अगर वो ही नहीं दे रहे तो वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? आप पॉलिटिशियंस अंदर से हो रहा है, लेकिन अगर कल हमें एक जगह के लिए लड़ रहे, मतलब आप मिट्टी के लिए लड़ रहे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उसके लिए नहीं लड़ रहे, तो आड़े भाई सही है। फॉरेन लेके जाओ, तुम मिट्टी बहुत लेके जाओगे, मेरे को भी देखना ऊपर तक कब तुम कैसा मिट्टी लेके जाओगे। तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एसेंशियल्स पहुंचाने में, लोगों को सेफ रखने में मदद करेगा। सेकंड पॉइंट है वेपन्स। पिछले 2 महीनों में 4000 वेपन्स स्टेट की आर्मरी से चुराए गए हैं। अमित शाह जी के अपील के बाद कुछ लोगों ने वेपन्स रिटर्न किए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक सिर्फ 18% वेपन्स ही वापस आए हैं। चुराए गए वेपन्स में असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स और मॉर्टर बॉम्ब्स भी शामिल है। ऐसे वेपन्स सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, ऑफेंस के लिए चुराए जाते हैं, अटैक करने के लिए चुराए जाते हैं। एलिजिडली कुकी ट्राइब के लोग कहते हैं कि मीटी ट्राइब के लोगों को पुलिस ने जानबूझकर वेपन्स दिए, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट किसी भी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ली गई है। सिमिलरली मीटी ट्राइब के लोग कहते हैं कि आसाम राइफल्स कुकी ट्राइब के लोगों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्राइब्स का अथॉरिटीज पर से विश्वास उठ रहा है एंड दैट इज डेंजरस। मणिपुर में चाइना से म्यांमार के थ्रू वेपन्स और एम्यूनिशन आते हैं, जिनमें AK-47 और M16 राइफल्स भी शामिल है, जो कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स तक पहुंचते हैं। ये सारा वायलेंस अफ्स्पा के अंडर आने वाला लैंड कम करने के बाद ही हो रहा है। ये मुझे कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। रिपोर्ट्स बताते हैं कि कई केसेस में असम राइफल्स भी ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग मणिपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर है, अगर वही लोग अंदर से मणिपुर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आखिरी पॉइंट है वेस्टेड इंटरेस्ट्स। जब लोग इस सिचुएशन की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि एक कम्युनिटी की गलती है और बाकी सब पर नाइंसाफी हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि अलग अलग लोगों का वायलेंस जारी रखने में वेस्टेड इंटरेस्ट। कुकी ड्रग लॉर्ड्स कुकी मिलिटेंट्स को बैक करते हैं और एक अलग स्टेट की डिमांड करते हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस करते हैं और मीटी लोगों पर अटैक करते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये ड्रग लॉर्ड्स म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनका म्यांमार के चीन नेशनल आर्मी और ज़ोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ कनेक्शन है। ये लोग फॉरेस्ट में ओपीएम उगाते हैं और पिछले कुछ सालों में होने वाले क्रैकडाउन का बदला लेने के लिए वो मणिपुर को जला रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड कुकी लोग अरम्बाई तेंगोल और मिति लेपुन जैसे ग्रुप्स को वायलेंस उकसाने के लिए ब्लेम करते हैं। इन सारे बैक एंड फोर्थ अटैक से होगा ये कि सारे कम्युनिटीज के लोग इस कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट एक सुंदर जगह है, यहाँ की डाइवर्सिटी ही यहाँ की ब्यूटी है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि डाइवर्स ग्रुप्स को सेफ रखे और इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो डायलॉग से सुलझाए। चैप्टर 4 कंक्लूजन। मणिपुर का हाल देखते हैं तो सच में दिल टूटता। 60,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है,
हॉस्टल्स को, स्कूल्स को रेफ्यूजी कैंप्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। एमएलएस के घर भी चल रहे हैं। ये विजुअल्स अफगानिस्तान या यूक्रेन के वॉर के नहीं, हमारे भारत के हैं। देखकर बुरा लगता है। तो एक आम इंसान का क्या हाल होगा? यहाँ हम सबको खुद से कुछ सवाल पूछना जरूरी है। जब हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम किस यूनिटी की बात करते हैं? क्यों इतनी कोशिशों के बाद भी 2 महीनों तक हम मणिपुर में शांति नहीं ला सके? क्यों नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के 75 सालों तक हम डेवलप नहीं कर पाए? अगर हम अब बॉर्डरिंग एरियाज के प्रॉब्लम्स को सुलझा ना सके तो हम में और ब्रिटिशों में क्या डिफरेंस है? ये सवाल हमें जाकर अपने पूरा पॉलिटिशियन को पूछना चाहिए भाई। जो आज इधर पूरा राज कर रहे हैं ना, उनको जाके पूछना चाहिए क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है भाई। उनको पूछना चाहिए ये सवाल। खुद से मत पूछो, उनसे पूछो। आपको तो पता है रीज़न क्या है। अब सोल्यूशन उनको निकालने बोलो भाई, उनके पास पावर है। आपको जाकर उनको बोलना है कि भाई ये क्या कर रही है, देश के साथ क्या हो रहा है। एक बोलना एक आर्मी की वाइफ, ऐसा मेरे को बोला जा रहा है, मेरे को पता नहीं वो रियल है कि क्या है, लेकिन कोई भी लड़की के साथ इतनी बुरी तरह रेप करके वीडियो बनाकर डाल रहा है भाई। अगर अभी भी बोलते ना लोगों को वो पैसे का या ज़मीन का कर रहे ना भाई, कुछ नहीं लेके जाओगे, कुछ भी नहीं लेके जाओगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे और साले तुम लोग सड़ोगे। जो कर रहे ना ऐसा सड़ोगे तुम लोग, कसम बोल रहा सड़ोगे। सवाल भी इम्पोर्टेंट है और बहुत बुरी तरह। इन सवालों पर सरकार ने एक्शन लेना भी। अगर आपको क्यों नहीं ले रहे एक्शन ले रहे ही नहीं है उनके अगेंस्ट भाई। अभी अपने अगर यही चीज़ अगर मुंबई में या दिल्ली में या कोई और स्टेट जो डेवलप है बहुत अच्छी तरह से, उनका बोलते ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या बोलते ना कल्चर वाइज अच्छा है भाई, अगर उधर एक दिन भी दंगा होता तो भाई पुलिस लोग या बोलते ना जो भी हमारे पॉलिटिशियन लोग फट काम करते भाई। कितने दिन से जा रहे और कितने लोग मर रहे, कुछ क्यों नहीं कर रहा कोई। अब क्यों बना ऐसा सब चुप बैठे ले भाई, क्यों सब जानकर चुप बैठे। ये चीज हो रहा नहीं कि तुम्हारे घर पे नहीं आ रहा ना भाई, तुम सबके घर पे नहीं आ रहा है, तुम सबके घर पे नहीं आ रहा है, इसके वजह से अब आवाज भी नहीं उठाओगे भाई। इस पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम वीडियो देखो या ना देखो, तुम मेरे को डिसलाइक करो या तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं तो सच बोलूँगा भाई, आखिरी दम तक सच बोलूँगा और किसी के भी सामने बोलूँगा। जिनको जब भी बोलने का मौका मिले मैं तो सच बोलूँगा। मैं नहीं देख सकता हूँ भाई ऐसी कोई चीज़ है किसी के साथ भाई। इतना बुरा होने के बाद मुँह चुप होकर मैं ऐसा बेटा रो, नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे से खाना घंटा भी नहीं होगा, ऐसा घंटा भी नहीं होगा। मैं जो हूँ मुँह पे हूँ, जैसे भी बोलता हूँ मुँह पे हूँ, और मेरे को जो भी चीज़ें पसंद आए ना पसंद आए, मैं जो भी हूँ मुँह पे। पॉलिटिशियन जो ये कर रहे हैं ना भाई, सब जानकर अगर ये चीज़ बोलो ना, कुछ क्या बोलो भाई। इनको बोलते हुए मेरे को आ रहा है भाई, इनको बोलते हुए मेरे को बोलते ना। एक यूट्यूब में वीडियो बनाकर बोलते ना लोग हमें वो कंक्लूजन बता रहे किस तरह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियंस बैठकर इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इतने बड़ी टीम है उनके पास, इतने बड़े रिसोर्सेस हैं उनके पास, क्या करेंगे अपन इंडिया उधर ये सब रखकर भाई, रिसोर्सेस या कल्चर उसके उधर। आप इधर ट्रेन तक नहीं आया भाई, ट्रेन तक। इस वीडियो से वैल्यू मिली तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि ये देश हमारा है और इस देश के सारे प्रॉब्लम्स भी हमारे। इनके बारे में अवेयर होना, हमारे इतिहास को समझना और इतिहास में हुई गलतियां वापस ना दोहराना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। 100%, और यही इम्पोर्टेंट 100% आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि बोलता ना मेरे को ये चीज़ बोलना है कि भाई जो भी बंदे मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आप ये बातें जो बंदा लास्ट में जो बोला कि ये इतने महीने से जो हो रहा है तो पॉलिटिशियंस कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, या इनका जो भी ना इतने सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम क्यों नहीं हो रहा है भाई। जो भी इस बंदे ने बोला है ना, जाकर आप अगर कोई पॉलिटिशियन को नहीं बोल सकते हो कोई बात नहीं, मत बोलो, चुप रहो, लेकिन कम से कम उनके लिए दुआ करो भाई। मणिपुर में जो सीन हो रहा है ये ना हो, उसके लिए दुआ करो। उनके वो बच्चों के लिए, माँ के लिए, वो बेटियों के लिए, उन लड़कों के लिए, वो या उस बापों के लिए भाई जो अपने फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जिनके साथ बुरा हो रहा है भाई। कुछ पता नहीं फिर भी बुरा हो रहा है। वो मंदिरें, वो मस्जिद, वो चर्च जला रहे भाई। कसम से मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम दुआ करो उनके लिए। अगर वो भी नहीं कर सकता ना तो भाई तुम बंद कर दो,
तुम मेरे को देखना बंद कर दो, तुम मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाओ भाई। मेरे को नहीं देखना ऐसे लोगों को भाई, जो ऐसा बोलते हैं ना, सच्चाई देखने के बाद भी मुंह खोलने का दम नहीं रखते ना, बोलने का दम नहीं रखते ना। मेरे को उनको देखना ही नहीं है ना, उनको उनके साथ रहना है। बस सच्ची जो है मुंह पे हो। और मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये फैलाना चाहिए, तभी जाकर वीडियो को फैलाना, अपने लोगों तक शेयर करना और उनको बोलना कि मणिपुर में क्या चल रहा है आपको पता चले। ये कॉजेज़ जितना बढ़ रहा है ना, ये सबको पता होना चाहिए भाई। और उनके लिए दुआ करो भाई, जो लोग उस सर्कमस्टेंस में फंसे हुए हैं। हम तो आज सेफ है, आज हमारे बदला लाइफस्टाइल अच्छा हो गया भाई। मुंबई में ऐसे कुछ चीज़ें आएगा नहीं, कभी आएगा तो उसको सर्कमस्टेंस को पता ना फटफट सोल्यूशन भी निकालेंगे लोग। लेकिन आज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोल्यूशंस नहीं है, तो प्लीज़ दुआ करो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर वो भी नहीं कर सकता ना, तो बंद करके चले जाओ। तो धन्यवाद जो लोग आखिर तक बने रहे, इतना सपोर्ट किए, इतना प्यार किए। बस यही बोलूँगा कि अगर अच्छा लगा है तो अपने लोगों तक शेयर करना, अगर नहीं भी लगा है जो करना है आप लोग, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं आप सबसे, बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।